नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे सीजी की दरबार में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और आज एक विषय हम लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे। दरबार में शामिल होंगे हमेशा की तरह हमारे प्रिय चंपू जी, चंद्रशेखर साहू जी, जो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रह चुके हैं। विदेश विभाग के और विदेश राजनयिक मुद्दों पे विशेष तौर पे जानकारी रखते हैं। साहू जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका हमारे दरबार में। जैसा कि जानकारी हुई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक बात है कि ईरान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और काफ़ी समय से अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ चलते रहे, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो, चाहे व्यापारिक हो और चाहे सांस्कृतिक संबद्धता भी रही है, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से राजनीति बदली, तो इज़राइल के साथ भी भारत का कुछ सॉफ्ट नज़रिया होने की वजह से ईरान से थोड़े से संबंधों में खटास आ रही थी। अब रईसी के जाने के बाद, क्योंकि रईसी का कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बड़े अच्छे संबंध थे, अब रईसी साहब गुजर जाते हैं, तो इसका असर भारत की राजनीति पे क्या होगा? देखिए नरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि पिछले एक सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आप देखें तो एक बड़ी सफलता भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह के हस्तगन की दृष्टि से मिली है। और जैसे ये चाबहार बंदरगाह भारत के अधीन आया तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल हुई। बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी कहीं न कहीं रिएक्ट होने के दृष्टि से कुछ न कुछ उनकी टिप्पणियां आई। यहाँ तक कि अमेरिका में भी सारे यूरोप और दूसरे देशों के साथ हमारे जो व्यापारिक सामरिक संबंध है, उनके दृष्टि से चाबहार का बंदरगाह एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और वर्षों से ये एक प्रकार से चर्चित और विवादास्पद मुद्दा रहा है। और कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि जब तेल की बात आती है ईरान के साथ, कहीं न कहीं भारत अपने संबंधों को अपने तरीके से, अपने शर्तों से निर्वहन करने में विश्वास रखते रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत के लिए और हम लोगों के लिए भी एक बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना के रूप में आई है जब हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वहाँ के राष्ट्रपति रईसी साहब और उनके साथ 9 लोगों की टीम काल कोलित हो गई। रहस्य के घेरे में अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं, अनेक विषय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर घटनाएं हुई है वो हमास के क्षेत्र रहा है। वहाँ पर मोसाद जैसे उनके जो संगठन है इजराइल का, उनका भी एक प्रकार से गतिविधियों का केंद्र रहा है। तो कई घटनाएं हो रही। यद्यपि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे ईरान ने कहा कि ये दुर्घटना इस कारण हुई है, उसका स्पष्टीकरण भी आया है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ भारत में भी शोक की लहर आई। यहाँ तक के कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कल 21 मई को शोक के वातावरण में सरकार ने एक प्रकार से एक दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया था। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए भी लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। आतंकवाद विरोध दिवस का कल आयोजन हुआ था। तो कुल मिला के जन भावनाएं किसी न किसी रूप में प्रकट हुई है और इसके बाद की स्थितियां क्या होगी ये जरूर सोचने का विषय है और आने वाले समय में उसका आंकलन करने का भी हमारे सामने मुद्दा रहेगा। अब मैं वहीं आता हूँ। जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था तो ईरान ने हस्तक्षेप करते हुए फिलिस्तीन की ओर अपनी सेनाएं भेजी थी इजराइल के विरोध में, और इसमें रईसी जी का कहा जाता है कि बड़ा योगदान था और एक कट्टरवादी भी देखे जाते थे उस चीज़ को लेकर के। अब उनके जाने के बाद से जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है और अमेरिका की जो शक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान से थोड़ा सा अमेरिका युद्ध डायरेक्ट युद्ध करने में पीछे हटता था। अब रईसी के जाने के बाद से इस परिप्रेक्ष्य को कैसे समझा जाए और कैसे देखा जाए? इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिका और भारत का अब जो इंटरफेरेंस रहा है, ईरान को भी समझा के रखने का, अमेरिका को भी ठीक से रखने का और रूस को भी। अब विदेश विभाग की आपकी अच्छी पकड़ रही है और इसमें आप अच्छा रुचि रखते हैं, तो इसको समझना चाहेंगे आपके अनुभव के साथ में? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तो कोहरा छाया हुआ है,
कि इन मौके पर और ऐसे मौके पर जब इज़राइल फ़िलिस्तीन का और हमास का युद्ध एक प्रकार से काफ़ी समय से चल रहा है, अनेक देश कहीं न कहीं उससे जुड़ रहे हैं और अभी अभी अमेरिका ने भी इज़राइल के मामले में बहुत सारे विषयों पर मर्यादित ढंग से बातें करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रकार से राजनयिक जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया है कि हम इस मामले में इजराइल के साथ नहीं हैं। उनकी हिदायतें भी पहुंची हैं, उनके टिप्स भी पहुंचे हैं, उनके डायरेक्टिव्स भी हुए हैं। अब इजराइल कितना मान रहा है कितना नहीं मान रहा है अलग बात है। और अभी अभी नॉर्वे और स्पेन ने भी, जो यूरोपीय कंट्री है, जो नाटो देश के सदस्य हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी और जैसी मान्यता इन्होंने दी वैसे ही इजराइल ने उनके साथ राजनीतिक संबंध खत्म कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को इन्होंने खत्म किया। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि ये सारे परिदृश्य में वैश्विक दृष्टि से इजराइल कहीं अलग थलग तो नहीं हो रहा है, या कोई ज़्यादा ही वो एक प्रकार से एरोगेंसी से काम तो नहीं कर रहा है? और भारत की जो विदेश नीति है, आप जानते हैं कि हम भारत के लोगों के भावनाओं को और अपनी जो एक प्रकार से संबंध है उनका निर्वहन करते हुए अपनी स्थिति को बचाए रखने के पर विश्वास रखते हैं। और इस मामले में आज भी भारत की सफलता और भारत की कामयाबी से कहीं न कहीं दिख रही है। अनेक घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं, भारतीय छात्राओं के साथ, पाकिस्तान की छात्राओं के साथ, कुछ किर्गिस्तान में घटनाएं हुई और भी कई घटनाएं हुई है। तो कुल मिला के भारत ईरान का जो संबंध है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, वो अपने पटरी पर भी बने रहे। और दूसरे जो अमेरिका की जो बात है, दूसरे अन्य महाशक्तियों की बात है, उसके साथ भी कैसा संतुलन बने, ये अभी भारत के लिए एक प्रकार से बड़ा ही साधने का और अपने आप को बचा के चलने का समय है, ऐसा मुझे लगता है। और आज आपने देखा कि रईसी साहब के राष्ट्रपति, ईरानी राष्ट्रपति जी के फ्यूनरल में कितने लाख लोग पहुंचे, कैसा एक सैलाब दिख रहा था, जन सैलाब। देश के अनेक भागों में, अनेक देशों में उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की गई। तो निश्चित रूप से हम अपनी ओर से उनके निधन पर, उनके साथियों के निधन पर व्यक्तिगत रूप से भी शोक व्यक्त करते हैं, अपने संगठन की ओर से भी शोक व्यक्त करते हैं, अपने राजनीतिक फोरम की ओर से भी शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारे सामने अभी संतुलन साधने का वक्त है, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल, संतुलन साधने का वक्त है। और जब भी कोई राजनीतिक बड़ी हस्ती किसी देश की प्रमुख जी इस तरह से दुनिया छोड़कर जाती है, तो फिर एक आकलन भी होता है कि जो हमारे संबंध रहे हैं उनके साथ में, अब उसमें क्या उतार चढ़ाव आएगा। तो इजराइल और जो ये युद्ध हुआ फिलिस्तीन का, उसके पहले हमारे संबंध ईरान के साथ में बहुत अच्छे और मधुर हुआ करते थे। पिछले कुछ दशकों से हमने इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध बनाना चालू किया है। अब युद्ध के बाद से थोड़ी सी खटास आई थी, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया। ईरानी के जाने के बाद में अब भारत के साथ ईरान के संबंध क्या होंगे? रईसी साहब के जाने के बाद भारत के राजनीतिक संबंध क्या होंगे? ईरान के साथ में भारत की आर्थिक संबंध भी बड़े अच्छे बने हुए थे। अब क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? विशेष तौर पर हम दो उत्पाद के लिए ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बना रखे थे, एक पेट्रोलियम उत्पाद और दूसरा गोल्ड का। दो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतें लगातार दोनों की बढ़ रही हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ये जो बातें आई है कि हमारे आर्थिक संबंधों पर भी और आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रों के साथ साथ देश के और विश्व के अनेक देशों में रईसी साहब के एक अलग छवि रही है, ऐसा मुझे लगता है। एक सऊदी को छोड़ दें जो इजराइल को खड़ा दिख रहा है, बाकी समय तो कुछ पलट परिस्थितियां युद्ध की बनी है और एक शस्त्र अस्त्र का जो एक व्यापार चल रहा है उसमें भी बड़ा बूम आया है। सोना आप देख लीजिए, भारत में हम लोग तो सोना के लिए बड़े वो रहते हैं, हमारी जो अटैचमेंट है उसके साथ पैशनेट है हमारे देश के लोग और
पेट्रोलियम उत्पाद पर तो हम चुके ही हैं, और हमारे यहाँ जो खपत है, हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो ज़्यादातर इसी में जाता है। बिल्कुल। तो कई चुनौतियां तो हम इस मामले में हैं, तो इन सब का आंकलन करने का विषय है। लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ के कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट आने वाला है ऐसा। बिल्कुल। तो टर्निंग पॉइंट की बात अगर आपने की तो वापस छत्तीसगढ़ थोड़ा-सा मैं चला आता हूँ। बात दुर्घटनाओं की है, तो दुर्घटना अभी छत्तीसगढ़ में घटी और टर्निंग ही था। हमारे 19 श्रमिक भाई, और उसमें ज़िला है कबीरधाम। वहाँ पे खाई में एक उनकी गाड़ी गिर जाती है और 19 श्रमिक का दुखद निधन हो जाता है। तो इस विषय पे भी हो कि इतना डेवलप होने के बाद भी गए कहाँ थे? तेंदूपत्ता इकट्ठा करने गए थे हुए और एक गाँव के 19 लोग हाँ, काल की गर्त में समा जाते हैं। हम डेवलप की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे रोड की अच्छी-अच्छी सड़कें बन रही हैं, चौड़ी भी हो गई हैं। पर उसके बाद भी ऐसा क्या होता है कि हम दुर्घटनाओं पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, छोटी-मोटी चलो ठीक है, 1-2 लोग। इकट्ठे गाँव के 9 लोग जब खत्म हो जाएँ तो इस बात को सोचना पड़ता है। तो ये रोड कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, बहुत बड़ा है नेचुरल। और जो ट्रांसपोर्ट का मामला है, पिकअप में या छोटी छोटी गाड़ियों में, हुँ, ये जैसे आप जानते हैं, अब शादी ब्याह का मामला आता है, गांव में दूसरे साधन नहीं है, तो उसी पिकअप में हुँ, काफ़ी लोग सवार होकर चलते हैं। हुँ, परिवहन के लोग या जो भी कंट्रोल करने वाले लोग हैं, हुँ, उनके बारे में अब कहना उचित नहीं है। हुँ, जो पहले ढर्रा है उससे अपन बहुत आज बचे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन संवेदना का विषय है, देखिए प्रशासन की संवेदनशीलता, समाज की संवेदनशीलता हुँ, कहीं न कहीं इस मामले में कब तक अकाउंटेबल नहीं, कब तक अकाउंटेबल होगी, हुँ, ये सोचने का विषय है। हुँ, हम पिकअप क्यों अलाउ करें भाई? हुँ, और एक एक ही जनजाति समुदाय के लोग हैं, कवर्धा क्षेत्र के लोग हैं, एक थाना के अंतर्गत एक गांव में 17 के लोग, आज देखिए एक साथ उनका अस्थि दर्जनों लोगों का एक साथ वहाँ पर अंतिम क्रिया हुआ। कितना हृदय विदारक घटना है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के राष्ट्रपति जी ने